हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज आपके बंदे भाई आपको कहानी नहीं सुना पाएंगे किसी कारणवश। तो आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप भी हमें उतना ही सपोर्ट करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने पिछले एपिसोड में देखा कि युवराज और चंदन कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ गिने चुने और बड़े ही मशहूर लोगों के नाम देख रहे थे। युवराज और चंदन वो सब कुछ देख ही रहे थे, तभी वहां विकराल और माधव आधम के। उन्हें सामने देखकर युवराज और चंदन की आंखें चौंधिया गई थी। माधव ने जैसे ही युवराज और चंदन को देखा, उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान फैल गई। फिर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। विकराल ने भी उसी तरह अपनी हंसी के ठहाके लगा दिए। दोनों की हंसी में एक अनदेखा आतंक और पागलपन छिपा हुआ था। उन्हें यूं हंसते देख युवराज और चंदन ने एक दूसरे की ओर विस्मय से देखा। तभी माधव ने हंसते हुए कहा, तो आखिर तुम लोगों को पता चल ही गया कि हम लोग जिंदा हैं। चलो कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ आज शिकार चलकर खुद शिकारी के पास आ गया। अब तुम्हें हमारे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। विकराल भी एक कदम आगे बढ़ा और उसकी आंखों में घोर नफरत चमक उठी। उसने कहा, युवराज, तुमने मेरे पूरे कोबरा ग्रुप को खत्म कर दिया था ना। अब देख कैसे मैं अपने भाइयों का बदला लेता हूँ तुमसे। इतना कहकर विकराल ने अपनी जेब में से दो कांच की छोटी छोटी शीशियां निकाली। उनकी नोक पर नुकीली सुई जैसी कुछ संरचना थी। फिर उसने अचानक उन्हें युवराज और चंदन की तरफ उछाल दिया। उसे ऐसा करते देख युवराज की निगाहें तेजी से भड़की और वो एकदम से चिल्लाया, चंदन, जल्दी वहां से हटो। चंदन ने तुरंत प्रक्रिया दी और एक और लुढ़क गया। वहीं युवराज भी झुक गया था नीचे। शीशियां तेज गति से उड़ती हुई पीछे की दीवार से जा टकराई। जैसे ही वे फूटी, दीवार पर एक बड़ा नीला हिस्सा पड़ गया था। एक शीशी जो चंदन की ओर उछाली गई थी, वो पीछे रखे एक गमले में गिरी और वहीं फूट गई। पलक झपकते ही उस गमले में लगा हरा भरा पौधा मुरझा गया और फिर काला पड़कर नष्ट हो गया। युवराज और चंदन उस जहर का असर देखकर अवाक रह गए थे। अगर ये जहर हमारे शरीर को छू भी लेता ना, तो बचना असंभव था हमारा। युवराज ने मन ही मन सोचा। युवराज समझ गया कि अगर अब उसने कुछ भी देरी की और विकराल को कुछ भी करने का मौका मिला, तो उनका बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए समय की नजाकत को समझते हुए उसने झट से अपने 4-5 स्टार शेप नुकीले ब्लेड्स निकाले और माधव और विकराल की तरफ पूरी ताकत के साथ उछाल दिए। माधव और विकराल ने उन ब्लेड से बचने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाए। ब्लेड सीधे उनकी छाती में जा धंसे, लेकिन वो दोनों अभी मरे नहीं थे। उन दोनों को ऐसे जिंदा देखकर युवराज ने अपनी कमर में बंधी किलिंग हंटर वायर निकाली और हंटर की तरह ही नीचे मारी। उसने उसे जमीन पर घसीटा, जिससे एक चिंगारी उत्पन्न हुई। युवराज की आंखों में अब केवल सवाल थे और उनका स्वर तीखा और आदेशात्मक हो गया। उसने चिल्लाते हुए उन दोनों से पूछा, अगर तुम दोनों मरने से बचना चाहते हो तो बताओ जल्दी से, तुम लोग जिंदा कैसे बच गए? और खासकर वो जोगिंदर, उसका तो मैंने गला ही काट दिया था ना। उसकी बात सुनकर माधव और विकराल ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो दोनों दर्द से करहा रहे थे, लेकिन फिर भी जोर जोर से हंसने लगे। विकराल ने हंसते हुए कहा, तू चाहे हमें जितना मर्जी डरा ले, चाहे मार ही क्यों ना दे, लेकिन हम तुझे कुछ नहीं बताएंगे। उनकी बात सुनकर युवराज का गुस्सा और भी भड़क उठा। उसने वायर को और कसकर घुमाया और गरजते हुए कहा, मैं सिर्फ एक दफा और पूछ रहा हूँ, बताओ जल्दी से। लेकिन उन दोनों ने अपना मुंह तक नहीं खोला। तो अब युवराज के पास कोई चारा नहीं बचा था। उसने कहा, अब जब तुम दोनों मुंह खोल ही नहीं रहे हो, तो तुम्हारा जिंदा रहने का भी क्या फायदा। यह कहते हुए उसने वायर को जोर से झटका और विकराल की गर्दन पर लपेट दिया। जैसे ही वायर उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटी, युवराज ने जोर से उसे वापस खींच लिया, जिससे विकराल की वोकल कार्ड कट गई और खून की धारा बह निकली। अगले ही पल विकराल दर्द से जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। उसकी आंखों में मौत का डर साफ झलक रहा था। माधव ने अपने साथी की ये दुर्दशा देखी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। होठ सूखने लगे थे, माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। डर के मारे उसकी गिग्गी बंध गई। युवराज ने भी उसकी आंखों में डर देख लिया था।
इसीलिए उसने शांत लेकिन खतरनाक लहजे में कहा, माधव देखो, अगर तुम बचना चाहते हो तो मेरे सवालों का सही सही जवाब दे दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। माधव ने अब कुछ भी नहीं कहा। उसकी चुप्पी को देखकर युवराज समझ गया कि वो जवाब देने के लिए अब तैयार है। इसीलिए उसने अपने सवाल फिर से दोहराए। पहले तो ये बताओ कि तुम लोग जिंदा कैसे बचे, और खासकर वो जोगिंदर, उसका तो मैंने गला ही काट दिया था। और तुम ये सब क्या कह रही हो? अपना पूरा प्लान मुझे बताओ, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन माधव ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। युवराज का चेहरा अब एक बार फिर से सख्त हो गया था। उसकी आंखों में कोई दया या सहानुभूति नहीं बची थी। सामने जख्मी हालत में पड़े माधव की सिसकियां अब धीमी होती जा रही थी, लेकिन उसके होठ अभी भी सिले हुए थे। युवराज ने अंतिम बार उससे कहा, माधव, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने अब भी कुछ नहीं बताया तो अगली सांस तुम्हारी आखिरी सांस होगी। माधव ने घबराई हुई निगाहों से युवराज को देखा, फिर चंदन की ओर। उसका चेहरा अब पसीने से भीगा हुआ था। शरीर उसका अब कांपने लगा था, पर वो अभी भी चुप था। युवराज ने एक लंबी सांस ली, मानो उसने अपनी भावना को कहीं दबाया हो, और फिर वो तेजी से अपनी किलिंग हंटर वायर उठाने लगा। उसका हाथ अब किसी न्यायाधीश की तरह कठोर हो चुका था। बिजली जैसी फुर्ती से युवराज ने वो वायर माधव की गर्दन के चारों ओर लपेट दी, और बिना किसी चेतावनी के उसने अपनी ओर उसे खींच लिया। एक तीव्र चीख हवा में गूंज उठी और फिर खामोशी से छा गई। माधव की गर्दन से अब खून की धारा बह निकली और उसका शरीर वहीं जमीन पर लुढ़क गया। चंदन थोड़ी देर तक ये सब देखकर स्तब्ध खड़ा रह गया। फिर वो धीरे धीरे युवराज के पास आया। दोनों की आंखों में अब कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक तिर उद्देश्य की झलक थी उन दोनों की आंखों में। वो था जोगिंदर का सच्चा रहस्य का पता लगाना। चंदन ने गंभीर स्वर में कहा, अब कोई नहीं बचा जो हमें कुछ बता सके। युवराज ने चंदन की बातों को सुनकर अपना सिर हिलाया और बोला, अब ये पूरी इमारत हमें छाननी होगी। जोगिंदर यहीं कहीं छिपा होगा। दोनों ने बिना समय गवाए उस परित्यक्त इमारत की तलाश करनी शुरू कर दी। हर कमरे के दरवाजे को धक्का देकर उन्होंने खोला। हर कोने की धूल फांकी गई। बिखरे हुए लकड़ी के टुकड़े, पुराने गद्दे, जले हुए दस्तावेज, दीवारों पर अजीब निशान, सब कुछ किसी गहरी साजिश की कहानी सुना रहा था। नीचे के 3 मंजिल खंगालने के बाद भी उन्हें जोगिंदर का कोई सुराग नहीं मिला। चौथी मंजिल की ओर बढ़ते हुए युवराज ने धीमे स्वर में कहा, जोगिंदर पक्का ऊपर ही होना चाहिए। हमें जल्द से जल्द उसको पकड़ना होगा। ये कोई बड़ा नेटवर्क है। चंदन ने युवराज की बातों को सुनकर अपनी सहमति में अपना सिर हिलाया। और उसके पीछे कौन है वो पता लगाना अब जरूरी हो गया है। इसी दौरान जैसे ही वे चौथी मंजिल की अंतिम गैलरी में पहुंचे, युवराज के फोन पर एक कॉल आई। इसी बीच इमारत के बाहर पुलिस ने पूरी तरह लोगों को घेर लिया था। हर कोने पर पुलिस वाले बंदूकें लिए खड़े हो गए। वायरलेस पर आदेश गूंजने लगी थी, कोई भी बाहर ना निकल पाए, बिल्डिंग पूरी तरह से घेर ली गई है। ये अनाउंसमेंट सभी के कानों में गूंज उठी। भीतर से निकलते हुए युवराज और चंदन अब चौथी मंजिल से सीढ़ियों की ओर बढ़ रहे थे। तभी अचानक एक दरवाजा थोड़ा सा हिला। युवराज ने तुरंत संकेत दिया, रुको। दोनों ने धीरे से उस दरवाजे की ओर अपने कदम बढ़ाए और युवराज ने दरवाजे के पास लगाकर सुनना जारी किया। कोई धीमे से सांसें ले रहा था। उसने इशारा किया और चंदन ने धीरे से दरवाजे को खोला। भीतर अंधेरा था, लेकिन एक कोने में कुछ थोड़ी बहुत हलचल थी। कोई है अंदर, युवराज ने कहा और अपनी जेब से फ्लैश लाइट निकाली। रोशनी सीधे जाकर कोने में बैठे एक आदमी पर पड़ी। जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, युवराज और चंदन की आंखें चौंधिया गई। वो चेहरा बिल्कुल जोगिंदर जैसा था, लेकिन चेहरा घायल था और शरीर जख्मी। जोगिंदर? चंदन ने अविश्वास से कहा। वो कुछ और कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके होठों ने बस यही कह पाया। युवराज ने तुरंत आगे बढ़कर उस आदमी का चेहरा पकड़ा और जोर जोर से पूछा, तू कौन है, जोगिंदर या उसका हमशक्ल? तभी युवराज को फील हुआ कि इस आदमी की ये असली शक्ल नहीं है, बल्कि उसने जोगिंदर का मास्क पहना हुआ था। युवराज तुरंत समझ गया कि यह जोगिंदर का क्लोन है। तभी तो वो आदमी युवराज के हाथों में बेहोश हो गया।
चंदन और युवराज ने एक दूसरे की तरफ देखा। असल में बात ये थी, जब युवराज और चंदन नीचे ऑपरेशन रूम में थे, तब विकराल और माधव इस आदमी को मारने के लिए ही ऊपर आए थे। अब इनका काम पूरा हो गया था। यह उनके मिशन के लिए खतरा बन सकता था, तो इसको मारना जरूरी था। वो इसको मरा हुआ समझकर नीचे चले गए, लेकिन अब वो नीचे वापस गए तो युवराज और चंदन ने उनको घेर लिया था। तभी वहां पुलिस के साथ साथ कमांडो पुलिस भी हथियारों से लैस वहां आ गए। उन्होंने वहां बेहोश पड़े आदमियों के साथ साथ युवराज और चंदन को भी चारों तरफ से घेर लिया था। युवराज और चंदन तुरंत अपने हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। तभी उनका कमांडिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर रणवीर आगे आया। कमांडोज से कहा, रिलैक्स गाइस, इन्होंने ही हमें कॉल करके यहाँ की जानकारी दी है। युवराज ने तुरंत ये सब बताया और जोगिंदर के क्लोन की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे तुरंत मेडिकल टीम को सौंपो और किसी भी कीमत पर इस आदमी को जिंदा रखना है। इंस्पेक्टर रणवीर ने युवराज की बातों में अपना सिर हिलाया। हम इसे अपने संरक्षण में लेंगे, आप निश्चित रहें। जैसे ही पुलिस जोगिंदर के क्लोन को स्ट्रेचर पर लेकर नीचे गई, युवराज की आंखें एक बार फिर से उस अंधेरे कोने में टिक गई। उस इमारत ने कितने राज अपने भीतर दबा कर रखे हुए थे। अब वक्त था उन सारे रहस्यों से पर्दा हटाने का। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन दीवारों के पीछे का रहस्य? क्या इसके पीछे युवराज के किसी बड़े दुश्मन का हाथ है, या फिर ये सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा? जानने के लिए देखिए हमारे अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपका एक नए एपिसोड में स्वागत है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 547। इंस्पेक्टर रणवीर सिंह, जो अपनी सूझबूझ और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे, घटनास्थल पर समय पहुंचे थे। युवराज और चंदन की बातें सुनने के बाद उन्होंने जैसे ही ऑपरेशन अंधेरा के मुख्य कमरे को देखा, उनकी आंखों में अविश्वास और क्रोध का मिश्रण साफ झलक रहा था। कमरे की दीवारों पर लगे नक्शे, टेबल पर पड़ी केमिकल की शीशियां और एक कोने में पड़े हथियार, हर वस्तु इस बात की गवाही दे रही थी कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला था। पुलिस की फोरेंसिक टीम ने तत्काल एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर दिया। हर चीज को तस्वीरों में कैद किया गया, फिंगरप्रिंट्स लिए गए और विषैले पदार्थों को सावधानी से पैक किया गया। इंस्पेक्टर रणवीर ने युवराज और चंदन को अपने पास बुलाया। रणवीर ने पहले उन्हें सलामी दी और फिर गंभीर स्वर में कहा, आप दोनों ने आज सिर्फ अपने आप को ही नहीं बचाया, आपने हमारे पूरे देश को बचाया है। अगर आप वक्त रहते इन सब चीजों का पता नहीं लगाते तो शायद दिल्ली आज राख हो चुकी होती। चंदन ने विनम्रता से अपना सिर झुकाया, लेकिन युवराज ने इंस्पेक्टर की बातों को सुनकर एकदम गंभीर लहजे में कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी पर्सनल लड़ाई थी जो देश की सिक्योरिटी में बदल गई। हम सभी को सतर्क रहना होगा। ये लोग अकेले नहीं थे, इनके पीछे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। इंस्पेक्टर रणवीर ने उनके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ, इस पूरे ऑपरेशन को गृह मंत्रालय तक पहुंचाऊंगा और मैं खुद सिफारिश करूंगा कि आप दोनों को राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाए। इसके बाद उन्होंने अपने कुछ ऑफिसर्स को आदेश दिए, पूरे परिसर को सील कर दो, हर कमरे की तलाशी लो, किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं छूटना चाहिए। पुलिस टीम ने हर एक कमरे को खंगालना शुरू कर दिया। पुराने दस्तावेज, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, रासायनिक पदार्थ, हर चीज को सबूत के तौर पर जब्त कर लिया गया। एक कोने में उन्हें एक गुप्त गैलरी भी मिली, जहां से शायद बाहर भागने का रास्ता था, लेकिन शायद किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर रखा था। युवराज और चंदन अब शांत हो चुके थे। उन्होंने एक बार फिर पूरे कमरे का निरीक्षण किया, मानो कुछ छूट तो नहीं गया। तभी एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया और बोला, सर, हमें नीचे तहखाने में कुछ कमरे का पता चला है, शायद वहां कुछ हो सकता है। इंस्पेक्टर रणवीर, युवराज और चंदन उसकी बात सुनकर उसके साथ नीचे गए। वो कमरा पूरी तरह अंधेरे में था, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, वहां कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जो ये बताने के लिए काफी थे कि ये पूरी साजिश सिर्फ माधव और विकराल की नहीं थी। इसमें और भी कई लोग शामिल थे, लेकिन किसी की भी जानकारी क्लियर रूप से नहीं दी गई थी। इंस्पेक्टर ने तुरंत
उन दस्तावेजों को जब्त किया और उनकी रिपोर्ट्स बनवाकर अपने आला अधिकारियों को भेजने का आदेश दिया। इसके बाद रणवीर ने एक आखिरी बार पूरी इमारत का निरीक्षण किया और फिर अपने वॉकी टॉकी पर कहा, ऑपरेशन क्लीनअप सफल रहा। सभी यूनिट्स अपने स्थानों पर लौट सकती हैं। युवराज और चंदन अब वहां से निकलने को तैयार थे। उन्होंने इंस्पेक्टर रणवीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, थैंक यू इंस्पेक्टर, आपने हमारी बातों पर विश्वास किया और यहाँ आकर हमारा साथ दिया। अब जब आप आ ही गए हैं तो अब हमें वापस अपने ऑफिस में जाना चाहिए, वहाँ भी बहुत कुछ बाकी है। इंस्पेक्टर ने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, अगर देश को ऐसे सपूत मिलते रहे तो कोई दुश्मन हमारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इसके बाद युवराज और चंदन अपनी कार में बैठे और वापस वीरमाला फार्मास्यूटिकल्स के ऑफिस की ओर रवाना हो गए। रास्ते में दोनों चुप थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने एक बड़ा खतरा टाल दिया था, लेकिन युवराज के मन में एक सवाल अब भी चुभ रहा था, क्या वो सिर्फ जोगिंदर का क्लोन था? तो क्या जोगिंदर अभी जिंदा नहीं है? बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी उस दिन के घटनाक्रम को धो रहा हो। फिर भी युवराज के भीतर एक बेचैनी अब भी बाकी थी। ये वो बेचैनी थी जो हर उस सच्चे सिपाही के मन में उठती है। अब वो जानता है कि तस्वीर का कोई टुकड़ा अब भी अधूरा पड़ा है। युवराज की आंखें गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहे धुंधले शहर पर टिकी हुई थी, पर मन कहीं और ही उलझा था। चंदन जो उसके पास बैठा था, उसने उसकी गंभीरता को महसूस कर लिया था। उसने धीरे से कहा, भाई, अब सब तो खत्म हो चुका है, फिर आप क्यों इतनी गहरी सोच में डूबे हुए हैं? हमारे दुश्मन भी खत्म हो गए हैं। युवराज ने उसकी बातों को सुनकर एक लंबी सांस ली और एक धीमी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन चंदन, एक बात है जो मेरे जहन से हट नहीं रही। अगर वो जोगिंदर का क्लोन था, तो असली जोगिंदर कहाँ है? क्या वो अभी भी जिंदा है? और अगर है, तो वो अभी कहाँ पर होगा और ये सब कुछ कैसे कंट्रोल कर रहा है? चंदन युवराज की बातों को सुनकर कुछ क्षण के लिए चुप रहा। फिर उसके चेहरे पर भी वही गंभीरता उभर आई जो कुछ देर पहले युवराज के चेहरे पर थी। मतलब, हम जिसे खत्म समझ बैठे हैं, वो शायद अभी किसी कोने में छुपा बैठा है। चंदन ने अपनी संकोचता को छिपाते हुए कहा। युवराज ने दृढ़ता से अपना सिर हाँ में हिलाया। बिल्कुल, हम उसे तब तक नहीं पकड़ सकते जब तक हम उन दो स्कूटर वालों तक ना पहुंचे। याद है ना, वो दोनों अब भी हमारी बिल्डिंग के पास बैठे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो इस राज की चाबी है। तभी उनकी गाड़ी वीरमाला फार्मास्यूटिकल्स की पार्किंग में पहुंची। युवराज ने पिछले दरवाजे से अंदर प्रवेश किया, जिससे कोई बाहरी व्यक्ति उन्हें आते देख न पाए। चंदन पीछे पीछे चला आया। दोनों सीधे लिफ्ट में चढ़े और 10वीं मंजिल पर पहुंच गए। लिफ्ट से निकलते ही युवराज ने चाबी निकाली और अपने पर्सनल कैबिन का दरवाजा खोला। उसकी नजर सामने लगी स्क्रीन पर गई, जिसे उसने फिंगरप्रिंट से ऑन किया। स्क्रीन पर तुरंत सीसीटीवी कैमरे की लाइव फीड चालू हो गई थी। युवराज की उंगलियां एक अनुभवी अधिकारी की तरह कैमरा व्यूज के बीच घूमने लगी। बिल्डिंग के हर कोने की जांच शुरू हो चुकी थी। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी, सड़कें चमक रही थी, लेकिन वो दो स्कूटर वाले आदमी कहीं भी नजर नहीं आए। चंदन जो स्क्रीन पर टकटकी लगाए हुए देखे जा रहा था, वो धीरे से बोला, भाई, लगता है उन्हें पता चल गया कि अब हम उनके पीछे हैं, इसीलिए वो शायद भाग गए। युवराज ने तभी धीमे स्वर में कहा, या फिर उन्हें कोई पहले ही अलर्ट कर चुका हो। ये नेटवर्क बहुत गहरा है चंदन, और मुझे शक है कि किसी ने ऑपरेशन खत्म होने से पहले ही उन्हें चेतावनी दे दी होगी। चंदन ने अपना सिर हाँ में हिलाया। पर भाई, अब हम क्या करेंगे? युवराज ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, हमारे पास अब कुछ भी और रास्ता नहीं है। उन स्कूटर वालों को ट्रेस करो। हमारा ट्रांसमीटर अभी भी उनके स्कूटर में है। हमें पता लगाना होगा कि वो पहले कहाँ से आए थे, और पिछले 2 दिन की कैमरा रिकॉर्डिंग को भी खंगालो। चंदन तुरंत सिस्टम में लग गया और पिछले 48 घंटों की सीसीटीवी फुटेज को एक्सेस करने लगा। अगले कुछ घंटे दोनों ने कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी नजर गड़ाए हुए बिताई थी। बारिश अब भी बह रही थी और बिल्डिंग के बाहर का माहौल बेहद रहस्यमय और बोझिल था। सामने लगे सीसीटीवी स्क्रीन की रोशनी युवराज और चंदन के चेहरे पर हल्की रोशनी बिखेर रही थी।
दोनों अपनी कुर्सियों पर टिके एक टक स्क्रीन की ओर देख रहे थे। हर फुटेज को फ्रेम दर फ्रेम खंगालते हुए उनकी निगाहें किसी भी सुराग की तलाश में थीं, पर जैसे हर तस्वीर सिर्फ धुंधली दिख रही हो, कुछ उन्हें साफ नजर नहीं आ रहा था। चंदन ने अपनी आंखों को मसलते हुए कहा, भाई एक भी क्लू नहीं मिल रहा। ये लोग तो जैसे हवा में ही गायब हो गए। चंदन की बातों को सुनकर युवराज ने बारीकी से स्क्रीन को जूम किया, फिर सिर हिलाते हुए गहरी सांस ली और बोला, हाँ, ये बहुत सफाई से अपना काम करके निकले हैं। ट्रांसमीटर से भी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन ट्रांसमीटर ऑफलाइन दिखा रहा है। उसने एक बटन दबाया और उस स्कूटर के आखिरी लोकेशन को देखने की कोशिश की जिससे उसने ट्रांसमीटर लगाया था, परंतु स्क्रीन पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई दिखाई दी, डिवाइस ऑफलाइन, लास्ट सिग्नल लॉस्ट नियर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। कुछ पल की चुप्पी के बाद युवराज ने गहरी नजरों से स्क्रीन को घूरते हुए कहा, शायद उन्हें पता चल गया था कि हमने उनके स्कूटर में ट्रांसमीटर लगा दिया था, इसीलिए वो भाग गए। यह कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके पीछे झुककर चेयर पर टेक लगा दी। उसकी आंखें छत की ओर टिकी हुई थी, जैसे वहां कहीं कोई जवाब छिपा हो। चंदन भी चुप था, लेकिन उसकी नजरें लगातार स्क्रीन पर बनी हुई थी। अचानक युवराज मुस्कुराया, जैसे उसके दिमाग में किसी नए ख्याल ने जगह दे दी हो। उसने धीमे स्वर में कहा, चलो छोड़ो उनको, अभी हमारे पास उनके बारे में सोचने का समय नहीं है। वैसे भी मुझे लग रहा है कि हम कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर रहे हैं। जोगिंदर जिंदा नहीं हो सकता, तो वो उसका क्लोन ही था। उसकी आंखों में धूल झोंकने के लिए। चंदन ने उसकी तरफ देखा, फिर खुद भी अपना सिर हिलाया। सच कह रहे हो भाई आप, हम कब से उसी पर अटके हुए हैं। युवराज ने आगे कहा, अब मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगा। हमें अब कंपनी पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी संडे को बा का बर्थडे है। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनके बर्थडे पर एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जिससे कंपनी फिर से अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। चंदन की आंखों में भी एक अलग ही चमक आ गई थी। आपने सही कहा भाई, अब उसके वादे को निभाने का वक्त आ गया है। युवराज ने चंदन की बातों पर मुस्कुरा दिया और वो बोला, इसीलिए ही मैंने ईशांक और आभास्य ऊर्जा गोली प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कहा है। अगर यह गोली मार्केट में आ गई तो न केवल हमारी कंपनी फिर से उभर जाएगी, बल्कि ये फार्मा इंडस्ट्री में क्रांति ला देगी। चंदन ने अपनी जिज्ञासा से पूछा, भाई ये ऊर्जा गोली आखिर है क्या? आपने कभी डिटेल में नहीं बताया। चंदन की बातों को सुनकर युवराज उठकर एक व्हाइट बोर्ड की तरफ गया और एक रेखा चित्र बनाते हुए बताने लगा, ऊर्जा गोली एक बायो न्यूरल सप्लीमेंट है जो शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा को जागृत करता है। यह किसी भी केमिकल बेस्ड स्टूलमेंट से अलग होगा। इसमें मुख्यतः आयुर्वेदिक हर्ब्स, हिमालयन नमक और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का संतुलन मिश्रण होगा। इसका हर कण शरीर को जागृत करने के साथ साथ मानसिक रूप से भी सशक्त बनाएगा। चंदन ने विस्मय से कहा, वाह भाई, अगर ये काम कर गया ये तो क्रांति हिला देगा। युवराज ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, और यही मेरा बा के लिए तोहफा होगा। उनका सपना था कि हमारी कंपनी केवल मुनाफा कमाने वाली संस्था न बनकर लोगों की जिंदगी बदलने वाली संस्था बने। ऊर्जा गोली उस दिशा में हमारा सबसे बड़ा कदम है। ये कहते हुए दोनों अपनी प्लानिंग में जुट गए। दोस्तों, क्या युवराज का ये सरप्राइज सफल हो पाएगा? क्या ऊर्जा गोली वाकई में इतनी कारगर होगी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहे आप हमारे चैनल के साथ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। एपिसोड नंबर 548। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। घंटों की प्लानिंग के बाद वीरमाला फार्मास्यूटिकल्स के ऑफिस के उस सन्नाटे भरे कैबिन में एक अजीब सी ऊर्जा बनी हुई थी। युवराज और चंदन ने न केवल कंपनी के नए ऊर्जा गोली प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की टाइमलाइन तैयार कर ली थी, बल्कि मीडिया प्रोजेक्शन, क्लिनिकल टेस्टिंग, सैंपल वितरण और बा के जन्मदिन के आयोजन तक का हर पहलू बड़े ही सूझबूझ से तय कर लिया था। स्क्रीन पर एक के बाद एक चार्ट्स, टाइम्स टेबल्स और कैलेंडर भरते जा चुके थे। चंदन ने एक कागज पर कुछ आखिरी नोट्स लिखे और युवराज की तरफ देखते हुए मुस्कुराया, भाई, अब लगता है सब काबू में है। अगर सब वैसा ही हुआ जैसा आपने सोचा है तो ये कंपनी फिर से नई ऊंचाइयों को छू सकती है। युवराज ने उसकी बातों को सुनकर एक लंबी सांस ली, फिर दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा।
रात के 2 बजने को थे। खिड़की की तरफ बढ़ते हुए उसने बाहर झांका। तेज बारिश जो कई घंटों के बिना थमे गिरे जा रही थी, अब वो थम चुकी थी। शहर की सड़कों पर रात की चुप्पी और बिखरे हुए पानी की बूंदों से एक खास सुकून फैल रहा था। फिर वो चंदन की ओर मुड़ा और गंभीर लहजे में बोला, मुझे लगता है कि अब हमें बा के पास चलना चाहिए। वे फार्म हाउस पर अकेली होंगी और निश्चय ही बेचैन भी। उन्हें पता है कि हम किस मुसीबत से निकल कर लौटे हैं। जब तक वो हमें अपनी आंखों से देख न ले, उनका दिल शांत नहीं होने वाला। चंदन ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल भाई। भाई, अब आपको भी उनकी बाहों की उस ममता भरी शांति की जरूरत है। कंपनी के उस शांत ऑफिस से बाहर निकलते वक्त दोनों ने एक बार फिर से पीछे मुड़कर ऑफिस की रोशनी को देखा, जहां पूरी रात की मेहनत एक नई सुबह की आहट लिए इंतजार कर रही थी। गाड़ी में बैठते वक्त आसमान में बादल छट चुके थे और हल्की हल्की चांदनी सड़क को रोशनी की चादर से ढक रही थी। युवराज ने चुपचाप ड्राइविंग सीट संभाली और चंदन बगल में बैठ गया। रास्ता सुनसान था। केवल कभी कभार कोई ट्रक या दूर से आती कोई कार की रोशनी सड़कों पर अक्स छोड़ती जा रही थी। करीब आधा घंटा बीत गया। अब दोनों की भूख भी तेज हो चुकी थी। तभी युवराज ने अचानक एक छोटे से लेकिन साफ सुथरे रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकी। उसने चंदन की ओर देखा और कहा, देखो चंदन, तुम अंदर जाकर खाना पैक करवा लो। मुझे यकीन है बा ने भी कुछ खाया नहीं होगा और हमें कुछ खा लेना चाहिए। चंदन तुरंत गाड़ी से उतरा और रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। वहां की रोशनी अब भी जल रही थी और काउंटर पर बैठा सीनियर एम्प्लॉय नींद में सिर झुकाए बैठा सो रहा था। चंदन के बोलने पर वो चौंक कर उठा, फिर विनम्रता से मुस्कुराते हुए ऑर्डर लेने लगा। कुछ ही देर में गर्मा गर्म रोटियां, सब्जी, दाल चावल और गुलाब जामुन का एक पैक तैयार करवाकर चंदन खाने का पैकेट लेकर गाड़ी में वापस आ गया। गाड़ी में अब एक सुकून भरी महक फैल गई थी, वो भी गर्म खाने की, घर की याद दिलाने वाली महक। युवराज ने मुस्कुराते हुए पैकेट लिया और गाड़ी फिर से फार्म हाउस की तरफ दौड़ा दी। चंदन ने रास्ते में कहा, भाई, बा को ये खाना बहुत अच्छा लगेगा। वो जब देखेंगे कि आपने उनके लिए इतना सोचा तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। युवराज की आंखों में एक कोमल सी चमक आ गई। उसने धीमे स्वर में कहा, चंदन, वो मेरी सगी दादी नहीं है, लेकिन मेरे लिए माँ जैसी हैं और मैं चाहता हूँ इस बार उनके जन्मदिन पर मैं ऐसा तोहफा दूं जो उन्हें यकीन दिला सके कि उनका पोता उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है। गाड़ी फार्म हाउस की पतली सी सड़क पर मुड़ चुकी थी। पेड़ों के बीच से छनती चांदनी और हल्की हल्की ठंडी हवा दोनों को किसी पुराने सपने की तरह महसूस हो रही थी। फार्म हाउस की हवा में उस रात कुछ खास ताजगी थी, कुछ शांत और आत्मिक। आकाश में तारों की चादर फैली हुई थी और बरसात के बाद की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। युवराज और चंदन ने जैसे ही कार को मुख्य द्वार के पास रोका तो देखा फार्म हाउस के आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर घना अंधकार था, लेकिन बगीचे में लगी हल्की पीली लाइटें एक दिलासा देती रोशनी की तरह टिमटिमा रही थी। दोनों गाड़ी से उतरे। युवराज ने एक गहरी सांस ली, जैसे शहर की भागदौड़ से दूर ये एक सुकून का पल हो। चंदन ने कार का दरवाजा बंद किया और पिछली सीट से खाने का पैकेट उठाया। फार्म हाउस के भीतर एकदम सन्नाटा था। हर कोई अपने अपने कमरे में विश्राम कर रहा था। सिर्फ दीवारों पर लगी घड़ियों की टिक टिक और पंखे की धीमी धीमी आवाजें जो उस मौन व्रत को तोड़ रही थी। युवराज ने धीमे स्वर में कहा, चंदन, तुम खाना टेबल पर लगा दो, मैं बा के पास जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि वो अब तक मेरा इंतजार कर रही होगी। चंदन ने सहमति में अपना सिर हिलाया और डाइनिंग हॉल की ओर बढ़ा। युवराज बगल के कॉरिडोर से होते हुए बा के कमरे की ओर चल पड़ा। चलते हुए उसके दिल में एक बेचैनी थी, एक व्याकुलता जो उसे अंदर से खाई जा रही थी। बा का कमरा कॉरिडोर के आखिर में था। दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर से एक धीमी रोशनी झांक रही थी। युवराज ने धीरे से दरवाजे के किनारे खड़ा होकर झांका तो देखा बा अब भी जाग रही थी। वो अपने पलंग पर बैठी हुई थी, आंखें सामने किसी खालीपन में गड़ी हुई, जैसे किसी पुराने ख्याल में डूबी हो। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थी। जैसे ही बा को उसकी आहट महसूस हुई, तभी उन्होंने धीमे से कहा, मंगला, तुम जाओ, मुझे कुछ नहीं खाना जब तक मेरा बच्चा। जब तक ये वाकया पूरा हो पाता, तब तक उनकी नजरें दरवाजे पर खड़े युवराज पर गई। उसको देखकर ही उनकी आंखों में चमक आ गई। उनके चेहरे पर ममता से भरा भाव लौट आया। युवराज, उन्होंने कहा,
और अगले ही पल वो उठकर युवराज के पास आ गई। अपने कांपते हाथों से उन्होंने उसे गले लगा लिया, जैसे वर्षों बाद खोया हुआ बेटा वापस आया हो। युवराज ने भी उन्हें मजबूती से थाम लिया। उनकी साड़ी से आती चंदन और हल्दी की महक उसे बचपन की गलियों में ले गई। बा ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और उसका माथा चूमा और उसकी चिंता में कहते हुए कहा, तू ठीक तो है ना बेटा? कहीं चोट तो नहीं आई? मैं तुझे लेकर बहुत परेशान थी। युवराज ने अपना सिर हिलाया। हाँ बा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप अपना ध्यान रखो, मेरी चिंता मत करो। आपने अब तक खाना क्यों नहीं खाया? बा ने युवराज के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, जब तक मेरा बच्चा भूखा हो, तब तक वो खतरे में हो, मैं कैसे खा सकती हूँ? युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। अब मैं वापस आ गया हूँ बा, अब हम साथ में खाना खाएंगे। मैं रास्ते में खाना लेकर आया हूँ। चंदन उसे टेबल पर लगा रहा है, आप जल्दी चलिए। बा मुस्कुराई। ठीक है, मैं मंगला से कह देती हूँ। युवराज ने तुरंत उन्हें रोका। नहीं बा, इसकी जरूरत नहीं है। चंदन ने सब लगा दिया है। आज आप मुझे अपने हाथों से वैसे ही खिलाइए जैसे बचपन में खिलाती थी। बा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। उन्होंने उसका हाथ थामा और दोनों धीरे धीरे कमरे से बाहर निकले। युवराज ने उन्हें सहारा दिया, जैसे वो उनकी नहीं बल्कि बा उसकी ताकत हो। डाइनिंग टेबल पर चंदन ने खाना सजा दिया था। गरम रोटियां, सब्जी, दाल और मिठाई, सब कुछ सलीके से रखा गया था। बा ने युवराज को अपने पास बिठाया और उसके मुंह में पहला निवाला रखकर कहा, अब मेरी भूख भी खत्म हो गई। युवराज ने वो निवाला धीरे धीरे चबाया, जैसे हर स्वाद के साथ वो बा के प्रेम को महसूस कर रहा हो। वो रात उनके जीवन की उन रातों में से एक बन गई जिसे वे कभी भूल नहीं सकते थे। स्नेह, अपनापन और शेख शांत गहरी रात, सब कुछ उस भोजन में समाहित था। खाना खत्म होने के बाद तीनों कुछ देर तक यूं ही बातें करते रहे। बा ने पुरानी कहानियां सुनाई, चंदन ने मजेदार किस्से साझा किए और युवराज सिर्फ सुनता रहा, हर लम्हे को आत्मा में बसाते हुए। उस रात न तो बा की चिंता रही, न युवराज की थकान, सिर्फ एक गहरी निश्चित नींद थी जो तीनों के मन को छू चुकी थी। सभी अब अपने कमरे में जाकर सो गई। फार्म हाउस की शांति, बाहर बगीचे में बहती हवा और नीम के पेड़ की शाखों पर बैठी चिड़ियों की चहचहाट ने एक सुकून भरी सुबह को जन्म दिया। सुबह होते होते धीरे धीरे पूरा फार्म हाउस सूरज की रोशनी में नहाने लगा था। कमरे की खिड़की से छनकर आती हुई धूप ने धीरे धीरे युवराज के चेहरे को चूमा। उसका चेहरा अब भी नींद से ढका हुआ था, लेकिन मन शांत था। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और फिर बिना किसी जवाब के मंगला अंदर आई। उसके हाथ में चाय की प्याली और दिल में हमेशा की तरह बा और युवराज बाबा की चिंता थी। मंगला ने खिड़की के भारी पर्दों को हटाया और कमरे में कड़कड़ाती धूप भर गई। तेज रोशनी युवराज की आंखों पर पड़ी तो उसने अपनी आंखें मिचमिचाई और करवट बदलने की कोशिश की, लेकिन मंगला अब हार मानने वाली नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, उठो युवराज बाबा, सुबह के 10 बज चुके हैं। बा हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रही है। कल संडे है और उनका जन्मदिन भी। हमें पार्टी के लिए सारा इंतजाम भी तो करना है। युवराज ने धीरे से आंखें खोली, मंगला की बात सुनी, फिर अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे ले जाकर एक लंबी सी अंगड़ाई ली। जैसे ही वो उठा, उसकी नजरों में गहराई और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने मंगला की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मंगला, तुम चिंता मत करो, मैंने सब इंतजाम कर दिए हैं, वो भी पार्टी के लिए। पार्टी यही फार्म हाउस पर होगी। तुम बस बा के मेहमानों को इनविटेशन भेज दो, बाकी सब मैंने संभाल लिया है। मेरे पास सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मंगला ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी बाबा, मैं सबको इनविटेशन भिजवा दूंगी, बाकी इंतजाम आप देख लेना। बा बहुत खुश होगी। इतना कहकर मंगला कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही युवराज ने अपने नाइटवेयर की बाहें मोड़ी और धीरे धीरे वॉशरूम की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसके मन में तरह तरह के ख्याल उभरने लगे थे। आज की सुबह उसके लिए सिर्फ एक और दिन नहीं, एक नई शुरुआत थी। दोस्तों, क्या ये पार्टी शांति से हो पाएगी या फिर कोई नई मुसीबत का आगाज होने वाला है? जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 549वें एपिसोड में। बा का जन्मदिन हर साल आता था, लेकिन इस बार का दिन कुछ खास था। बा ने अपने जीवन बच्चों और इस परिवार के लिए समर्पित कर दिया था। अब समय था कि उन्हें उनकी मेहनत और त्याग के लिए ऐसा उपहार मिले
जो न सिर्फ उन्हें गर्व दे बल्कि सारी दुनिया के सामने वे साबित करे कि उनका पोता युवराज उनका सच्चा उत्तराधिकारी है। वॉशरूम में ठंडे पानी की बौछार से जब उसका शरीर तरोताजा हुआ तो उसका मन भी पहले से ज्यादा साफ और हल्का महसूस करने लगा था। उसने सफेद शर्ट और नीला जैकेट पहनकर आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस झलक रहा था। जैसे ही वो कमरे के बाहर निकला, उसे हॉल में आती बा की आवाज सुनाई दी। बा अपने पुराने झूले पर बैठी हुई थी और पास में बैठी मंगला उन्हें बता रही थी कि कैसे पार्टी की तैयारियां हो रही हैं। जैसे ही युवराज ने हॉल में कदम रखा, बा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने झूले से उठते हुए कहा, आ गया मेरा बेटा राजा। लगता है आज तुमने चैन से अपनी नींद पूरी की है। युवराज ने हंसते हुए कहा, हाँ बा, आज बहुत ही अच्छी नींद आई। मुझे लग रहा है कि बरसों की थकान दूर हो गई है। वैसे भी मुझे अच्छे से बर्थडे पार्टी की तैयारी करनी है, जो सिर्फ फ्रेश माइंड से ही अच्छी हो सकती है। इसलिए आज का दिन भी बहुत खास है। मैं आपको आज एक ऐसा तोहफा दूंगा जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। उसकी बातों को सुनकर बा मुस्कुराई और बोली, तू ही मेरा सबसे बड़ा तोहफा है बेटा। तेरे जैसे पोता भी भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। युवराज ने उनके कदम छुए, फिर मंगला की ओर देखा और कहा, मंगला चाय बना दो। और हाँ, गार्डन की डेकोरेशन और केटरिंग वाले भी शाम तक आ जाएंगे। तुम ध्यान से उनसे काम करवा लेना। साउंड सिस्टम और स्टेज की डेकोरेशन मैं खुद देख लूंगा। मंगला ने अपने सिर को झुकाकर अपनी सहमति जताई और तुरंत रसोई की ओर चल दी। युवराज ने खिड़की के पास खड़े होकर बाहर की ओर देखा। फार्म हाउस का गार्डन अभी भी ओस में भीगा हुआ था। हरियाली में ताजगी थी, जैसे किसी उत्सव की आहट हो। कुछ ही देर में मंगला ट्रे में चाय और टोस्ट लेकर आई। ट्रे को टेबल पर रखते हुए उसने कहा, लीजिए बाबा गरम चाय। युवराज मुस्कुराकर अपना सिर हिलाने लगा और कप उठाकर एक घूंट चाय की ली। तभी पीछे से हंसी की एक आवाज आई। वसीम अपने बच्चों के साथ कमरे से बाहर निकला था। उसके पीछे उसकी पत्नी भी थी, जो बच्चों को संभालते हुए धीरे धीरे चल रही थी। वसीम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, चाय का मजा तो अब आएगा। कुछ ही पल में चंदन भी अपने कमरे से बाहर आया। सभी ने एक साथ बैठकर चाय पी और टोस्ट खाया। कुछ देर तक बच्चों की मासूम हंसी और बड़ों की चर्चा ने फार्म हाउस की सुबह को जीवंत कर दिया था। नाश्ते के बाद युवराज ने चंदन की ओर देखा और कहा, चलो चंदन, अब हमें कंपनी जाना चाहिए। वसीम ने बीच में ही कहा, मालिक, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। युवराज ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं वसीम, तुम यहाँ बा के पास रहो। उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ कोई जरूरी होना चाहिए। वैसे भी हम सिर्फ कंपनी ही जा रहे हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बा की सिक्योरिटी के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम पर भरोसा है। वसीम ने युवराज की आंखों में देखा और फिर मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। जी मालिक, आप जैसा कहीं। युवराज और चंदन फार्म हाउस से बाहर निकले। धूप अब तेज हो चुकी थी। युवराज ने कार की चाबी निकाली और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। चंदन भी बगल में बैठा था। उन्होंने फार्म हाउस से बाहर निकलते हुए गांव की सड़कें पार की। रास्ते में हरियाली थी, खेतों में लोग काम कर रहे थे और एक हल्की हवा चल रही थी, जो मौसम को सुखद बना रही थी। गाड़ी हाईवे पर पहुंच चुकी थी और युवराज दिल्ली की सड़क पर दौड़ती गाड़ियों को देख रहा था। तभी उसका मोबाइल फोन बजा। उसने स्क्रीन की ओर देखा। सीनियर अभिमन्यु का कॉल आ रहा था। उसने तुरंत गाड़ी एक साइड में लगाई और कॉल उठाया। नमस्कार सीनियर, युवराज ने आदरपूर्वक कहा। दूसरी ओर से आवाज आई, जूनियर, तुम्हारा काम हो गया। सहस्त्र संत तुम्हें मार्शल आर्ट ट्रेनिंग देने के लिए मान गए हैं, लेकिन ध्यान रखना, इस बार कोई गलती मत करना। वो पुराने शांत लेवल के मास्टर हैं। दोबारा मैं भी उन्हें नहीं बना पाऊंगा। सीनियर की बातों को सुनकर युवराज की आंखों में चमक आ गई थी। उसके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक साफ दिखाई दे रही थी। जी सीनियर, आप चिंता मत कीजिए, इस बार मैं उन्हें नाराज नहीं करूंगा। सीनियर की आवाज में गंभीरता थी, लेकिन साथ ही एक संतोष भी। ठीक है, जल्द ही मैं तुमसे संपर्क करूंगा। यह कहकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। युवराज कुछ पल स्क्रीन को देखता रहा। फिर उसने मोबाइल जेब में रखा और मुस्कुराया। उसके अंदर एक नई ऊर्जा दौड़ चुकी थी। उसने कार स्टार्ट की और वीरमाला फार्मास्यूटिकल की ओर चल पड़ा। आगे रास्ते में चंदन ने उसने चेहरे की खुशी को देखते हुए उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ भाई? आपकी खुशी देखकर लग रहा है कि कोई अच्छी खबर है। युवराज ने उत्साह में कहा, हाँ चंदन, बहुत बड़ी खबर है। सहस्त्र संत मुझे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो गए हैं, सीनियर अभिमन्यु ने बताया।
सहस्त्र संत अब भी अपने पुराने आश्रम में ही हैं। बहुत ही कुशल मास्टर हैं वो। अगर उनकी ट्रेनिंग मिल जाए तो वर्ल्ड मार्शल आर्ट चैंपियन में मुझे कोई नहीं हरा सकता। चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर तो जीत पक्की है आपकी भाई। अब जब तुम जीत जाओगे ना, तब दुनिया को पता चलेगा कि हम कौन हैं। फिर कोई हमारे रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करेगा। युवराज ने एक ठंडी सांस ली और धीमी गति से गाड़ी चलाते हुए सिग्नल पर ब्रेक लगाया। फिर चंदन की ओर देखा और कहा, चंदन एक बात कहूँ? चंदन ने भी मुस्कुराकर युवराज की ओर देखते हुए कहा, हाँ भाई बोलो। युवराज ने अपने मन की बात उसके सामने रखते हुए कहा, तुम भी मेरे साथ ट्रेनिंग क्यों नहीं लेते? देखो, अगर हम दोनों एक साथ ट्रेनिंग करेंगे तो न सिर्फ एक मजबूत बनेंगे, बल्कि जब भी कोई मुसीबत आएगी हम दोनों साथ लड़ भी सकेंगे। चंदन थोड़ी देर चुप रहा। उसके चेहरे पर सोच की गहराइयां साफ झलक रही थी। उसने कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन फिर चुप हो गया। युवराज समझ गया कि उसके मन में कुछ चल रहा है, इसीलिए उसने जोर नहीं दिया और चुपचाप कार चलाने लगा। थोड़ी ही देर में उन्होंने वीरमाला फार्मास्यूटिकल्स की बहुमंजिला इमारत के नीचे पहुंचकर गाड़ी को अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ा किया। दोनों ऑफिस की ओर बढ़े और लिफ्ट में सीधे 10वीं मंजिल पर पहुंचे। जैसे ही युवराज ने अपने लकड़ी से बने विशाल और सुरुचिपूर्ण कैबिन में कदम रखा, ठीक 2 मिनट के भीतर दिव्या दस्तक देती हुई अंदर आई। उसका सस्पेंशन आज खत्म हो गया था। युवराज ने उन 3 दिनों के लिए उसे सस्पेंड किया था। गुड मॉर्निंग सीईओ सर, उसने विनम्रता से कहा। युवराज ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और एक हाथ से बैठने का इशारा किया। दिव्या ने बैठते हुए अपनी डेली वर्क डायरी खोली और आगे कहा, सर, मैंने आपका दिया हुआ सारा काम कर दिया है। सभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के प्रमुखों को पार्टी का इनविटेशन भेज दिया गया है और हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर को भी सूचना दे दी है। सभी लोग पार्टी में आने के लिए तैयार हैं। युवराज ने भी उसको अप्रिशिएट करते हुए कहा, बहुत अच्छा, तूने बहुत बढ़िया काम किया है। दिव्या ने सिर झुकाते हुए कहा, थैंक यू सर। फिर वह थोड़ा हिचकिचाई और बोली, सर, आज का आपका शेड्यूल बताना चाहूंगी। आज सिर्फ एक मीटिंग है बोर्ड मेंबर्स के साथ, जिसमें आपको स्वयं पार्टी के लिए आमंत्रण देना है। और आज शाम को आपकी डेट है लावण्य ठाकुर के साथ। मुझे अभी अभी चेयर व्यूमन यानी बा का फोन आया था। युवराज ने निराशा से माथे पर अपना हाथ रखा और कहा, उफ, ये बा भी ना, जब तक मेरी शादी ना करवा दे उन्हें चैन नहीं मिलेगा। चंदन युवराज की बातों को सुनकर हंस पड़ा। उसकी हंसी को इग्नोर करते हुए युवराज ने आगे कहा, ठीक है, मैं चला जाऊंगा। तुम बा को बता देना कि मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये सब जबरदस्ती वाला रिश्ता नहीं चाहिए। जी सर। ये कहती हुई दिव्या कमरे से बाहर चली गई। अब युवराज थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। कुछ देर बाद उसने अपनी कॉफी मशीन से एक कप कॉफी निकाली और चुपचाप खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखता रहा। उसकी आंखों में दूर कहीं एक बेचैनी तैर रही थी, जैसे आने वाले दिनों में कोई तूफान उसकी जिंदगी में दस्तक देने वाला हो। लेकिन उसी के बीच एक नई उम्मीद थी, सहस्त्र संत ट्रेनिंग, वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी। वो इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था, तभी उसके कैबिन के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। वो एक क्षण के लिए सतर्क हुआ, फिर स्थिर स्वर में बोला, आ जाइए। दरवाजा खुला और भीतर ईशांक और आभास दाखिल हुए। युवराज ने उनकी ओर देखा और तुरंत आभास के हाथ में पकड़े हुए कांच के जार पर ध्यान दिया। जार में सुनहरी आभा वाली गोल गोलियां थी, ऐसी ही जैसे सूर्य की किरणें किसी ठोस रूप में बांध दी गई हो। जैसे ही जार के ढक्कन पर युवराज की नजर गई, वो सब समझ गया। उसके होठों पर एक मुस्कान उभरी और वो अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए बोला, तो आखिरकार तुम दोनों ने ये बना ही ली। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर मुस्कुरा दिए। आभास ने जार को आगे बढ़ाते हुए युवराज की टेबल पर रख दिया और उसका ढक्कन खोला। ढक्कन खुलते ही पूरे कैबिन में एक गुड और स्फूर्ति पर तक सुगंध फैल गई थी। ये कोई साधारण गंध नहीं थी, बल्कि जैसे प्रकृति ने स्वयं अपनी ऊर्जा का एक अंश इसमें भर दिया हो। युवराज ने बिना कुछ बोले एक गोली उठाई। उसकी बनावट को नजदीक से देखा। वो गोल, पारदर्शी, किंतु भीतर से सुनहरी चमक वाली थी। उसमें जीवन की हलचल थी। उसे देखने भर से लग रहा था मानो शरीर की कोशिकाएं जागृत हो जाएं। कुछ क्षण बाद युवराज ने वो गोली अपनी जीभ पर रख दी। वो जैसे ही मुंह में घुलने लगी, जैसे ही गोली उसके मुंह में घुली, तो उसका कड़वापन उसके गले में भर गया। गोली उसके गले में घुलते हुए युवराज की आंखें बंद हो गई थी और वह कुर्सी पर गिर गया।
युवराज को ऐसे कुर्सी पर पड़ा हुआ देखकर ईशांक और आभास दोनों ही डर गए। दोस्तों, आखिर युवराज को क्या हो गया था? क्या युवराज को कोई गंभीर समस्या होने वाली थी या फिर उसके जीवन में कोई नई उथल-पुथल होने वाली थी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहे आप हमारे चैनल के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।